जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जी के पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का सेट नंबर 56 55 सेट अपलोड कर दिए हैं। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, पूरी वीडियो देखना। तो चलते हैं 20 क्वेश्चन जो आपके आज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन से हैं वो प्रश्न है तो देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दिखा रहा है, टेस्ला किसकी इकाई है। दोस्तों टेस्ला के बारे में पूछा गया है कि टेस्ला किसकी इकाई है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको याद रख के जाना प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष बहुत आता है इसका एग्जाम में, और ये दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। एक और आप याद रख के जाइएगा, वो है आपका पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है। दोस्तों पास्कल जो होता है दाब का मात्रक होता है, ये भी बहुत आता है आज के एग्जाम में। न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी आप याद रखें। अगर आपसे पूछे त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है। दोस्तों त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी एग्जाम में आता है, काफ़ी पूछा जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको एक और याद रखना है, और वो है आपका थर्म। थर्म किसका मात्रक है। दोस्तों थर्म मात्रक है ताप का, ये पूछता है एग्जाम में, थर्म किसका मात्रक है, ताप का। और एक पूछता है एम्पियर, बहुत आता है एम्पियर भी। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो ये सारे आपको याद रखने। तो टेस्ला किसकी इकाई है दोस्तों, टेस्ला इकाई है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित है। अगर हम बात करूं लेजिम, दोस्तों लेजिम है महाराष्ट्र का। चेराम, चेराम होता है मिजोरम का। चेराम है मिजोरम का, मिजोरम। और माच, माच या माचा ये एमपी का है। तो पोपिर, पोपिर कहाँ का नृत्य है दोस्तों, पोपिर नृत्य है आपका अरुणाचल प्रदेश का। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है पोपिम। और अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य आपको और याद रखना, बारदो छम। बारदो छम कहाँ का नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का। एक और आप याद रखें अजीलामू। अजीलामू कहाँ का नृत्य है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है अजीलामू। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखता है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बना था, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आए कि ड्री फेस्टिवल भारत में कहाँ मनाया जाता है, दोस्तों ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार भी होता है। पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, पक्के पागा हॉर्नबिल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का नया साल क्या है, लोसार। अरुणाचल प्रदेश का नया साल लोसार कहलाता है, ये भी आप याद रखें। इसकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका पोपिर, याद है ना, पोपिर कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। दोस्तों जो किसी चीज को नियंत्रित करता है उसको बोलेंगे मास्टर ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करेगी, वो है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन सी। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है दोस्तों, हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। याद रखना, इससे वृद्धि हार्मोन भी निकलते हैं, जैसे एसटीएच हार्मोन है, जो ऑक्सीटोसिन निकलता है वो इसी से निकलता है। तो कई सारे हार्मोन यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन आए कि मानव की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों सबसे छोटी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो है आपकी पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि हमारे माथे पर होती है, यहाँ पे हम टीका लगाते हैं, ये भी आप याद रखें। थायराइड ग्रंथि लिखा गया दोस्तों, मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है, याद रखना, गले में होती है। और थायराइड ग्रंथि को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मास्टर ग्रंथि किसको कहा गया, पीयूष ग्रंथि को। और ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान हमने कहाँ से लिया दोस्तों, यूएसएसआर, सोवियत संघ से हमने लिया है। सवाल होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो हमने 42वां संविधान संशोधन किया था संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक समिति बनाई थी हमने, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो 10 मतलब इसकी सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, ये भी आप याद रखें। दोस्तों वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा हमने ऐड किया था, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा। तो ये आप याद रखना, 11वां मौलिक कर्तव्य है
86वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों कनाडा लिखा गया है, भारत में राज्यपाल का पद कहाँ से आया है? कनाडा से। और भारत में जो संघ का विचार है वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से। एक क्वेश्चन और आप याद रखना, अवशिष्ट सूची हमने कहाँ से ली है? अवशिष्ट सूची का प्रावधान हमने कनाडा से लिया है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ और इसकी, जैसे आपका लिखा है ब्रिटेन, हमने एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया? एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों हमने लिया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता। संसदीय प्रणाली पूरी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से लिया। रिट वर्ड हमने कहाँ से लिया? तो रिट वर्ड हमने कहाँ से लिया? ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक हमने क्या लिया दोस्तों? हमने लिया यहाँ से कैग का पद हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से हमने कैग का पद लिया है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो 3 शब्द थे हमने फ्रांस से लिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? तो ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? USSR से लिए हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार पूछता तो USA से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है? दोस्तों विक्रम सेठ भारत का एक जाना माना लेखक, और इनकी किताब है रियोट एंड मिस्री मंडी, ऑप्शन डी। 1995 में किताब लिखी गई थी। और इनकी एक किताब सबसे फेमस जो बहुत आती है एग्जाम में, ए सूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ए सूटेबल बॉय लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कहने का मतलब है पहली बार ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला। तो दोस्तों वो थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी। सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। टैगोर जो आपके पीछे खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1862 में लंदन चले गए और 1863 में पहली बार ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करके अंग्रेजों का गुरूर क्या कर दिया? चकनाचूर कर दिया। तो ये है भारतीयों की ताकत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। अब क्या होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे लिखा है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इनकी किताब याद है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों दादा भाई नेहरू जी ने लिखी है। और दादा भाई नेहरू जी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। याद रखना, भारत का सबसे वृद्ध पुरुष किसको कहा गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी की सचिव है मैडम भीकाजी कामा, और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। दोस्तों दादा भाई नेहरू जी जो है ये 1892 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। लिबरल पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था, ये भी आप याद रखें, लिबरल पार्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अगले प्रश्न में? क्वेश्चन संख्या 7 कहा गया, हर्यंक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। दोस्तों अजातशत्रु का पुत्र जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी वो था आपका उदयन, ऑप्शन सी उदयन। और ये कौन से वंश की बात हो रही है? हर्यंक वंश की। याद रखना, अजातशत्रु के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु कौन से वंश का राजा था? हर्यंक वंश का राजा था। पाटलिपुत्र इसका प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र, लेकिन वर्तमान नाम क्या था? पटना। वर्तमान में हम इसको पटना के नाम से जानते हैं, आप याद रखिएगा। ह्यूमरस किस अंग का भाग है? दोस्तों ह्यूमरस जो हड्डी होती है ये हमारे कहाँ पे होती है? ये भुजा में होती है। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? बाहें में हो गई, आपकी बाहों में। एक डायग्राम देख सकते हैं, ये आपकी हड्डी है, ये आपकी ह्यूमरस है। ये वाली जो हड्डी है ये आपकी ह्यूमरस होती है। और यहाँ पे देखो 2-3 हड्डी और पूछेगा। रेडियस भी हाथ में होती है। अल्ना हाथ में होती है। स्टर्नम, हमारी जो 2 पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी है वो स्टर्नम होती है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया फीमर, मानव की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ये आपके जांघ में होती है। फीबुला, जो घुटने का जोड़ से नीचे की हड्डी है वो फीबुला होती है। टिबला, ये नीचे की हड्डी है आपकी टिबला। पेल्विस, ये कूल्हे की हड्डी होती है हमारी। स्कल, ये खोपड़ी होती है हमारी। और एक चीज़ याद रखना, टोटल हड्डी कितनी होती है मानव में? एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डी होती हैं, लेकिन एक बच्चे में 300 हड्डी होती हैं। जो नवजात शिशु है उसमें 300। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला जोड़, बोन टू बोन, क्या कहलाता है? लिगामेंट्स। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जोड़ लिगामेंट्स कहलाता है। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत आता है ये। चलिए अगले प्रश्न की लौटते हैं फिर। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? बाहों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। दोस्तों किसी ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है वो हम किस में व्यक्त करते हैं? तो आप याद रखना, उसमें हम व्यक्त करेंगे किलो जूल में, ऑप्शन ए किलो जूल में व्यक्त किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है केल्विन, ताप का मात्रक। ऐसा ही पद्धति में क्या होता है?
केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? तो आप याद रखना, भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। क्लीन एनर्जी होती है बिल्कुल, ये याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्या कहा गया है? नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे है? दोस्तों चंबल नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर अच्छा नहीं है, ये बताना है। कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे नहीं है? कोटा बिल्कुल है, धौलपुर है और ग्वालियर है। लेकिन जबलपुर, दोस्तों जबलपुर कुछ याद आया? धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है जबलपुर और यहाँ पर नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ, पोटामोलॉजी क्या होता है? पोटामोलॉजी क्या होता है? अगर आपके एग्जाम में आए तो आप याद रखना, नदियों का अध्ययन पोटामोलॉजी कहलाता है, नदियों का अध्ययन। क्लियर हुआ? चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी वो है आपकी गंगा नदी। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको दिया गया था। क्वेश्चन संख्या 11, क्या कहा गया? भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? दोस्तों बात करूं मैं मूल अधिकारों के बारे में, तो मूल अधिकार भाग 3 में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 301 के तहत। याद रखना, तो कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाग 3 को और क्या कहा जाता है? भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। आपका फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों कौन सा जनजाति जो होती है वो पुठारी उत्सव मनाती है? तो पुठारी उत्सव होता है कर्नाटक में, और कर्नाटक में कौन सी जनजाति होगी दोस्तों? होगी कोडागू। कोडागू। गारो कहाँ रहते हैं? गारो रहते हैं मेघालय में। अंगामी कहाँ रहते हैं? नागालैंड में। और मोनपा कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका सही जवाब हो गया आपका कोडागू। कर्नाटक की जनजाति है कोडागू। दोस्तों कर्नाटक की एक जनजाति और याद रखना, तुलु। तुलु जनजाति, ये बहुत न्यूज़ में है आजकल, तो ये आपसे पूछी जाएगी, तुलु जनजाति कहाँ रहती है? तो ये कर्नाटक की जनजाति है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? तो लोकप्रिय संगीत शैली झारखंड की कौन सी है? दोस्तों झारखंड में होता है धमसा। ऑप्शन सी धमसा, ये आप याद रखेंगे। मांडो, मांडो गोवा, मांडो जो लोकगीत हैं गोवा के होते हैं, ये भी आप याद रखें। मांड जो होता है जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का मांड, याद रखना जम्मू कश्मीर मांड होता है, मांडो गोवा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। पहले तो आपको यही याद रखना है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। क्लियर? अब क्या हुआ कि विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 वर्षों तक शासन किया। चोल वंश ने इतना लंबा शासन किया था। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम जो था वो राजा बना, उसने परांतक को पराजित किया था। सही जवाब क्या होगा? तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो चोल वंश का संस्थापक हो गया आपका विजयालय। संस्थापक ही आपसे पूछा गया था, तो विजयालय याद रखना। और चोल वंश जो था, ये इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? चोल वंश का प्रतीक चिन्ह था टाइगर। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह टाइगर था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और अब इसका नाम बदला जा चुका है। इसका नाम हो चुका है संभाजी नगर। औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर, महाराष्ट्र में है। तो किस नदी पर है औरंगाबाद? दोस्तों औरंगाबाद जो है ये कोमा नदी पर है, कोमा। ऑप्शन बी, कोमा नदी पर स्थित है औरंगाबाद, ये भी आप याद रखें। अगर आपसे पूछे दोस्तों नासिक, नासिक कौन सी नदी के तट पर है? तो ये नासिक है आपका गोदावरी नदी के तट पर। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मूसी। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। याद रखना हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर। महानदी की बात करूं तो कटक, जो उड़ीसा का शहर है कटक, कटक महानदी के तट पर है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे बिंदु आप याद रखेंगे। बाकी एक अजमेर भी एग्जाम में पूछता है, अजमेर किस नदी के तट पर है? तो लूनी नदी अजमेर में बहती है, लूनी नदी अजमेर में। एक पूछेगा अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, वो कौन सी नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर है, याद रखना। सीमेंस किसकी इकाई है? दोस्तों सीमेंस जो इकाई होती है, ये हमें बताना है किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सीमेंस जो है दोस्तों, ये चालक, विद्युत चालक की इकाई है। ऑप्शन बी, विद्युत चालक की इकाई है सीमेंस, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोस्तों अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई है आपकी 732 मीटर। अब इसका नाम क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक दोस्तों उत्तरी अंडमान में आती है, आप याद रखना, उत्तरी अंडमान में आती है सैडल पीक। आपको एक मैप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हैं, ये आपका पूरा उत्तरी अंडमान है और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु लिखा हुआ है सैडल पीक। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप देखें तो ये जो बिंदु है आपका, ये वाला, ये आपका सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक ये पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। देखो पोर्ट ब्लेयर लिखा गया है, पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिण अंडमान में आता है। याद है ना, पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी है और ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। क्लियर हुआ? नीचे चलते हैं, देखो कुछ और, ये आपका लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो चैनल है वो कौन सा चैनल जा रहा है आपका? ये चैनल कौन सा जा रहा है आपका? ये तो चलो आप बताइएगा, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन सा चैनल अलग करता है? ये तो क्या लिखा हुआ है? 11 डिग्री चैनल लिखा हुआ है, तो याद रखना 11 डिग्री चैनल ही अलग करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो ये है आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यहाँ पे भी एक आपका चैनल मिलेगा आपको, और वो चैनल होता है 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखो ग्रेट निकोबार, नीचे बहुत सारे द्वीप मिलेंगे आपको। दोस्तों अंडमान निकोबार की बात हो रही है ना, तो एक इसकी 3-4 जनजाति एग्जाम में आती हैं आपके। एक पूछता है ओंग, ओंग जनजाति कहाँ रहती है, एक पूछेगा जराबा जनजाति कहाँ रहती है, और एक पूछता है सेंटनलीज जनजाति कहाँ रहती है। तो ये सारी जनजातियाँ अंडमान निकोबार की हैं, ओंग, जराबा, सेंटनलीज, और एक है सोमपेन। स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन पे, और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कौन सी मिश्र धातु में बिस्मिथ, सीसा और टिन होते हैं? तो हमें ऐसी मिश्र धातु बतानी है जिसमें बिस्मिथ भी होगा, सीसा भी होगा और टिन भी होता है। दोस्तों वो होगी आपकी रोज मेटल, ऑप्शन डी रोज मेटल होती है। दोस्तों सोल्डर लिखा गया है, सोल्डर ये बहुत आता है एग्जाम में। सोल्डर जिसे हम टाँका लगाते हैं, तो सोल्डर में क्या होता है, इसमें लेड प्लस टिन होता है, सोल्डर में लेड प्लस टिन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, विद्युत शक्ति P, धारा I और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध होता है? दोस्तों आप याद रखना, P बराबर होता है I²R, P बराबर I²R। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? P बराबर I²R, P बराबर, अच्छा डी वाला सही है आपका। P जो होता है शक्ति होता है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये भी आप याद रखना। धारा मतलब धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट या काले वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये जर्मनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जर्मनी की संसद का नाम याद रखना, बुंडसटैग। जर्मनी की संसद का नाम है बुंडसटैग, ये भी आप याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील के खिलाड़ी आप याद रखेंगे पहले इन्हें फुटबॉल का जादूगर या ब्लैक पर्ल भी कहा जाता था। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्राज़ील को ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है, और ब्राज़ील में आपको मिलेंगे अमेजन वर्षा वन। दोस्तों अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। धरती का फेफड़ा किसे कहा गया? तो धरती का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वनों को। क्लियर हुआ? ये भी आप याद रखें। दोस्तों ब्राज़ील में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? लूला डी सिल्वा, अभी बना है लूला डी सिल्वा, ब्राज़ील का राष्ट्रपति बना है ये। क्लियर हुआ? चलिए एक और बिंदु बताता हूँ दोस्तों आपको, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, इसकी मुद्रा क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। 3 राजधानी है इसकी, केपटाउन है, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, तीनों आपको याद रखनी है। और अगर आपसे पूछे ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? दोस्तों ऑरेंज नदी बहती है आपकी दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका का गांधी मंडेला को कहा जाता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की राजधानी है बेल्जियम, ये भी आप याद रखिएगा। और नाटो का मुख्यालय मिलेगा आपको यहीं पे, नाटो का मुख्यालय। दूसरा आपको याद रखना है, एक और पूछता आपका कौन सा है यहाँ पे, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका बेल्जियम में ही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके 20 प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।